बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर में से प्रेपोजिशंस डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर यूनिट्स 118 से लेकर 127 के लिए रेलेवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस आखिरकार होते क्या हैं। So a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object. अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो prepositions बेसिकली नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, यानी कि जो भी चीज़ नाउन से रिलेटेड है, दो नाउन्स हो गए, दो प्रोनाउंस हो गए या नाउन फ्रेजेस हो गए, उनके आपस के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने के लिए prepositions इस्तेमाल किए जाते हैं। prepositions हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं, कोई एक चीज़ किसी तरफ से दूसरी तरफ जा रही हो, टाइम के बारे में बताते हैं, फिर उस जगह जिस जगह पर कोई एक्शन हो रहा है तो एक नाउन का, और जगह भी चूंकि नाउन ही कंसिडर होती है, तो उस एक्शन करने वाले और उस जगह का आपस में क्या लिंक है। फिर जो लोकेशन है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे स्पेस में हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स होती हैं उनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। आप इसको अगर फिजिकल या फिजिक्स की सेंस में कंसिडर करें तो जो एक्शन लेने वाला है वो एक फिजिकल बॉडी है और उसके इर्द गिर्द जो सारा एनवायरनमेंट है वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो जो इंटरेक्शन है जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके को प्रेपोजिशन एक्सप्लेन करेगा। या फिर टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अब कई बार अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ग्रामर में तो जो मैं बात अब कहने लगी हूँ उस टर्म को ध्यान से नोट करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स और कुछ होते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा जो कि हमें क्या बताएगा कि एक्शन एक से दूसरी जगह जा रहा है। इनट्रांसिटिव का मतलब क्या है कि वो एक्शन वही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शी थ्रू द बॉल एट हिम। ठीक है, शी थ्रू द बॉल एट हिम, एक्शन किसकी तरफ से है? शी की तरफ से। किसकी तरफ जा रहा है? हिम की तरफ। उसके अंदर प्रेपोजिशन यूज हुआ एट हिम, तो उसके अंदर थ्रू जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन जब हम कहते हैं इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर इट इज रेनिंग जो है मौसम है, अब वो किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। इस वजह से जो रेनिंग है वो बेसिकली इनट्रांसिटिव वर्ब है। तो जो प्रेपोजिशंस हैं वो ज्यादातर हमें ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का ही काम करते हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा और जो सब्जेक्ट होगा वो भी नाउन होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेपोजिशंस हम इस्तेमाल करते हैं। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो हम रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। Prepositions in English are highly idiomatic। अब इसका मतलब आपको ऐसे लेना है कि कई बार prepositions को इस्तेमाल करने के लिए कई बार कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और कुछ prepositions को इस्तेमाल करने के लिए रूल्स as such नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये हजारों बरस के प्रोसेस से गुजरी है, इसके अंदर एवोल्यूशन आती रही है, चेंजेस आती रही हैं, कुछ चीज़ें लैंग्वेज में से प्रिजर्व हो जाती हैं, इस्तेमाल होने लग जाती हैं, आगे बढ़ते ज़माने के साथ साथ कुछ चीज़ें रिजेक्ट हो जाती हैं। तो कई बार उनके रूल्स को समझना आसान नहीं होता। उसमें इडियोमैटिक का मतलब उर्दू में क्या कहेंगे कि बामुहावरा, कि कोई चीज़ किसी के साथ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो ऐसे ही इस्तेमाल होती है। सो preposition in English are highly idiomatic। आगे के यूनिट्स में आप देखेंगे कि कुछ जो prepositions हैं वो खास किस्म के nouns और verbs के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, उनके अलावा वो और किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होते। Although there are some rules for usage, much preposition usage is dictated by fixed expressions. In these cases, it is best to memorize the phrase instead of the individual preposition. अब आपके पास अगर वक्त की कमी है तो सिंपल हाल यही है कि आप कुछ चीज़ें पकड़ें और उनको रीड करना शुरू कर दें। आम हालात में ये जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं इसके अंदर prepositions, nouns, verbs, phrases, ये सब चीज़ें एक्सपोजर से मिलती हैं।
आपको जितना ज़्यादा इंग्लिश मीडिया से एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे आप उर्दू आसानी से बोल लेते हैं, आपको किसी ने रूल्स बैठकर नहीं एक्सप्लेन किए, पंजाबी भी आसानी से बोल लेते होंगे, रूल्स बैठकर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए, तो इंग्लिश में भी आपको कैसे सीखने को मिलेगा जब आपको एक्सपोजर खुद को देंगे आप। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम prepositions ऑफ प्लेस की बात करते हैं यूनिट 118 में। इसमें अगर आप इसके ए पार्ट की तरफ देखें, इसके अंदर बहुत इजीली पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले एग्जांपल में द बर्ड इज इन और इनसाइड द केज, इसके अंदर नाउन जो है वो बर्ड है और साथ केज भी नाउन है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है कि जो परिंदा है वो पिंजरे के अंदर है, तो ऑब्वियसली हम इसके लिए इन जो है preposition वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सारा इज डाइविंग इन और इनटू द वाटर, अब सारा भी नाउन है और वाटर जो है वो भी नाउन है। सारा का क्या रिलेशन है वाटर से कि उसकी मूवमेंट हो रही है वाटर की तरफ, और ऑब्वियसली वाटर एक इस तरह का आप कह लें कि मीडियम है कि जिसके अंदर जाया जा सकता है, जैसे केव कोई गार है उसके अंदर भी जाया जा सकता है, तो उसके अंदर आप इन वाला preposition यूज करेंगे। बाकी एग्जांपल्स मैं डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पिक्चर से बहुत ज़्यादा क्लियर है। दूसरी बात मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आप छोटे मोटे सवाल करते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं वैसे क्यों नहीं, सवाल आप करें ज़रूर करें जिसका जवाब जो है ना वो अगर मौजूद ना हो। बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको अपने तौर पर भी सर्च करनी चाहिए क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, 2-3 क्लास में नहीं हैं, आप जो हैं वो बड़े हो गए हैं। थोड़ा सा अपने अंदर कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी जुस्तजू पैदा करें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि एक्सपोजर से जो है आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। खैर, आगे बात को बढ़ाते हैं, पोजीशन एंड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द prepositions कैन एक्सप्रेस आइदर पोजीशन। सबसे पहले तो अगर आपको कोई चीज़ की मूवमेंट नज़र नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर पूछूं वेयर आर माई कीज, तो आप आगे से ये कह सकते हैं दे आर ऑन द टेबल, क्योंकि वो वहां पर पहले से ही पड़ी हुई थी। लेकिन अगर कोई मेरे सामने रख रहा होगा तो वो कहेगा आई एम प्लेसिंग द कीज ऑन द टेबल। या फिर मूवमेंट वेयर इट इज गोइंग, कोई चीज अगर आपकी तरफ एक नाउन दूसरे नाउन की तरफ आपके सामने ही सफर करके जा रहा है तो फिर आप preposition ऑफ मूवमेंट इस्तेमाल करेंगे। द कॉइन वॉज अंडर द सोफा, इसका क्या मतलब है कि जब आपने कॉइन को देखा तो वो ऑलरेडी सोफे के नीचे पड़ा हुआ था, वॉज अंडर द सोफा। द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफा, अब यहाँ पर लफ्ज हुआ है रोल्ड। रोल का मतलब क्या है, आपके सामने मूवमेंट हुई है कि कॉइन आपके सामने रोल करता हुआ सोफे के नीचे चला गया। तो दोनों सूरतों में ये जो अंडर है ये इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो है वो उन्होंने आपको कहा कि और एग्जाम्पल्स भी हैं। द मैनेजर वॉज इन द ऑफिस, द पेपर्स वर ऑन द फ्लोर। मैनेजर वॉज इन द ऑफिस, इन क्यों यूज हुआ, इन जो है ना ऑफिस जो है वो क्या है, दीवारों और छत से बनी हुई एक इनक्लोज स्पेस है, उसमें एक ओपनिंग है, आप उसके अंदर जा सकते हैं, या आपका ऑफिस से रिलेशन है कि आपकी मूवमेंट ऑफिस के अंदर है। द पेपर्स वर ऑन द फ्लोर, फ्लोर जो है वो एक सरफेस है, ठीक है, और पेपर्स वाले नाउन का फ्लोर से क्या रिलेशनशिप है कि फ्लोर की सरफेस के ऊपर पेपर्स पड़े हुए हैं। To express movement, we use into and onto, but we also use in and on, especially in formal English. So, मूवमेंट के बारे में बताने के लिए हम इनटू और ऑन टू भी यूज करते हैं, इन और ऑन भी यूज कर सकते हैं। अब इनटू और ऑन टू ज्यादातर इनफॉर्मल इंग्लिश यानी कि आम कैजुअली आप बातचीत कर रहे हो तो तब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लिखने के अंदर ज्यादातर जो है वो इन और ऑन यूज होते हैं। द मैनेजर केम इन द ऑफिस, द पेपर्स फेल ऑन द फ्लोर। तो अगर आप में से किसी के जहन में सवाल है कि इन और इनटू और ऑन टू में क्या फर्क होता है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होता, सिर्फ यही फर्क होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप इन यूज करते हैं या ऑन यूज करते हैं, और जब आप बोल रहे होते हैं तब आप इन टू और ऑन टू यूज कर सकते हैं। At expresses position and to expresses movement. Vicky was at the doctor's. Imagine कि किसी ने सवाल पूछा where is Vicky? Where was Vicky? ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो सवाल पूछा जा सकता है where was Vicky? विकी वॉज एट द डॉक्टर्स, डॉक्टर अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, यानी कि डॉक्टर के क्लिनिक पे है। विकी वॉज एट द डॉक्टर्स यानी कि जिस टाइम पर विकी की पोजीशन के बारे में पूछा गया, विकी ऑलरेडी डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद था।
विकी वेंट टू द डॉक्टर्स, विकी की मूवमेंट हुई है, यानी कि विकी जो है, आप घर आए, आपने पूछा वेयर इज विकी, तो हो सकता है विकी आपके आने से 10 मिनट पहले निकला या निकली हो। लड़कियों का नाम भी विकी हो सकता है। तो उसमें आपको बताया जाए विकी वेंट टू द डॉक्टर्स, यानी कि विकी की अभी मूवमेंट शुरू हुई है, विकी अभी तक जो है डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं पहुंच पाया। So prepositions of place unit 118 and 119। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यूनिट 118 से भी रिलेटेड हैं और यूनिट 119 से भी रिलेटेड हैं, तो मैं ये इकट्ठे ही डिस्कस कर रही हूँ। आपने इस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना कि ये क्या है वो क्या है। इस लेक्चर में आपकी बुक में जो भी कुछ कवर किया गया है वो सब कवर हो जाएगा। To refer to a place, use the prepositions in, the point itself, at, the general vicinity, on the surface and inside something contained। अब अगर किसी आपने जगह को रिफर करना है, यानी कि एक नाउन का किसी जगह के साथ रिलेशनशिप, तो आप कौन कौन से जो है ना वो आप prepositions यूज कर सकते हैं। इन preposition का मतलब क्या है कि exactly वो पॉइंट जहां पर एक्शन करने वाला मौजूद है। एट का मतलब क्या है कि जनरल विसिनिटी, यानी कि इर्द गिर्द की जो कोई जगह है उस खैर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे लंच रूम है, लंच रूम के इर्द गिर्द का जो इलाका है, ठीक है, उसको रेफर करने के लिए आप एट यूज कर सकते हैं। फिर ऑन जो है वो सरफेस से रिलेटेड है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था द पेपर्स वर ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो उसके अंदर ऑन द फ्लोर बेसिकली सरफेस का रेफरेंस था। फिर आया इनसाइड समथिंग कंटेन्ड, तो वो वाटर वाली एग्जांपल आप अगर पिछले यूनिट में अगर आपको याद हो तो वो मैंने आपको बताई थी कि सारा इज डाइविंग इन और इनटू द वाटर। इनसाइड के अंदर भी जो है ना तकरीबन उसका वही मतलब बन जाता है कि कोई चीज किसी के अंदर जो है ना कंटेंट हो। They will meet in the lunchroom, so in basically क्या है, the point itself, she was waiting at the corner। अब at कौन सा corner है, जो जगह उनकी meeting place decided थी उसके इर्द गिर्द की जो कोई जगह है, vicinity है, आसपास का इलाका है, उसको refer करने के लिए at यहाँ यूज हुआ। He left his phone on the bed, bed का surface है, bed जो है अब कोई कंटेन करने वाली चीज नहीं है, यानी कि बेड की सरफेस आप यूज कर सकते हैं, बेड की अंदर डेप्थ वाली जगह आप यूज नहीं कर सकते। सो ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड। हाँ, यहाँ पर आप इन द बेड भी यूज कर सकते हैं। वो आप कब यूज करेंगे, जब कोई इंसान बेड पर लेटा हुआ होगा और उसने चादर या अपने ऊपर कोई कंबल ओढ़ा हुआ होगा और कोई पूछे कि वेयर इज ही इज इन द बेड। इन द बेड कई बार एक्सप्रेशन यूज होता है कि वो लेटा हुआ है, साथ ये एक्सप्रेशन भी यूज हो सकता है कई बार किसी के सोने को रिफर करने के लिए कि कोई सो रहा हो, तो कई बार ये भी कह दिया जाता है इंग्लिश के अंदर कि ही इज इन द बेड, यानी कि वो सो रहा है। प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। अब ड्रॉर क्या है कि उसके चार जो हैं वो बने हुए हैं दीवारें, या आप कह लें या सिरे बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर से तो जगह खाली है ना, तो वो एक ऐसी चीज है जो एक कंटेनर का काम कर रही है। सो प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। टू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट, यूज द prepositions over and above। To refer to an object lower than a point, use the prepositions below, beneath, under and underneath। तो ओवर एंड अबव एक खास पॉइंट से ऊपर की कोई चीज अगर हो गई है उसको रेफर करने के लिए ओवर एंड अबव यूज करते हैं। नॉर्मल लेवल से कोई चीज नीचे हो गई है तो बिलो, बीनीथ, अंडर और अंडरनीथ यूज होते हैं, ठीक है। अब बिलो, बीनीथ, अंडर और अंडरनीथ की जो आगे यूजेज अगर आप पता करना चाहें तो वही बात आ जाती है कि ये इडियोमैटिक हैं, यानी कि बामुहावरा इस्तेमाल होते हैं। इनकी खास जगह होती हैं जिनके रूल्स एज सच एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, ये बस ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं और आप इनके बारे में जितना पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ किस चीज के साथ इस्तेमाल होते हैं। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस। अब जो परिंदा है वो घर के ऊपर उड़ा है, घर के ऊपर जो है ना, यानी कि घर का जितना एक लेवल है, लेट से डबल स्टोरी हाउस है तो वो उससे ऊपर उड़ा है, ट्रिपल स्टोरी है तो वो उससे भी ऊपर उड़ सकता है। The plates were on the shelf above the cups। अब ये सारे जो prepositions हैं, समझने वाली बात वो ये है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ रेफरेंस पॉइंट क्या है,
ठीक है। जब भी हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में किसी चीज की तरफ देखते हैं तो हमेशा वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। आप चीज को फॉर एग्जांपल आप इस वक्त स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हुए आपके सामने लैपटॉप या अपना फोन खुला हुआ है और आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपके बिल्कुल सामने वाली डायमेंशन है। आपके दाएं तरफ जो है वो जो बैठा होगा वो आपकी दाएं तरफ है, लेकिन उसके आप सामने बैठे हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, तो वो अपने रेफरेंस से कोई preposition यूज करेगा तो वो क्या कहेगा, यू आर सिटिंग इन फ्रंट, ठीक है। तो अगर आप रेफर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ऑन माई राइट साइड। तो इसके पर्सपेक्टिव से जो है ना वो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल बदल जाता है। हमेशा आप ये याद रखें कि फिजिकल वर्ल्ड में जो एक नाउन का दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट्स आप अपनी बॉडी के हिसाब से भी रेफरेंस बना सकते हैं। किसी चीज को सामने से देख रहे हैं, कोई चीज आपके राइट पे है, कोई लेफ्ट पे है, नीचे है, ऊपर है, तो उस हिसाब से रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर आपने दो चीजों का आपस में रेफरेंस पॉइंट बनाना है, तो जैसे बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, क्या मतलब है कि हाउस एक रेफरेंस पॉइंट है, हाउस की एक खास हाइट है और उससे ऊपर बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स। अब कप्स हो सकता है नॉर्मल एक हाइट पर रखे गए हों और कप्स और प्लेट्स जो हैं उससे ऊपर वाले शेल्फ में रखे गए हों, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, कप्स हैं, कि नॉर्मल वाले शेल्फ पर कप्स हैं और अबव जो है ना उससे ऊपर प्लेट्स हैं। बेसमेंट्स आर डग बिलो ग्राउंड। ग्राउंड का यानी कि जमीन का जो लेवल होता है उससे नीचे एक खास लेवल तक नीचे खुदाई की जाती है जिसमें बेसमेंट्स बनाए जाते हैं। देयर इज हार्ड वुड बीनीथ द कारपेट। कारपेट की एक लेयर है तो उसके नीचे वाली उसमें क्या है, हार्डवुड है, यानी कि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली नहीं है। Number 3. To refer to an object close to a point, use the prepositions by, near, next to, between, among and opposite. ठीक है। by का मतलब भी साथ होता है, near का मतलब करीब होता है, next to का मतलब जो है ना बिल्कुल next वाला, अगला वाला, between दो चीजों के बीच वाला, among ढेर सारी चीजों के में से एक, opposite का मतलब एक चीज के बिल्कुल सामने वाली, ठीक है। The gas station is by the grocery store. गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर के पास है। द पार्क इज नियर हर हाउस। बाय और नियर का ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है कि पार्क उसके घर के करीब है। पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैराज या गैरेज, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब क्या है, बिल्कुल गैरेज के साथ अपनी बाइक जो है वो पार्क कर दो। देयर इज अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज। दो दरख्त हैं उनके बिल्कुल बीच में एक डियर है। तो ये सारी बात जो प्रेपोजिशंस को समझने के लिए जो दिमाग लड़ाना है वो क्या है कि जो दो नाउन्स हैं उनका फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। I just sometimes wish के prepositions पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स फिजिकली टीचर्स के सामने प्रेजेंट हों, क्योंकि तब बहुत सारे आसान तरीकों से prepositions को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन ऑन एंड एट टाइम यूनिट 120। अब इसके अंदर जो ए वाला पार्ट है उसके अंदर एग्जाम्पल ज़्यादातर दिए गए हैं इन ऑन और एट के। सो आई होप आप इतने थोड़े बहुत तो होशियार होंगे कि आप इनको खुद से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं एक बात बहुत बार वाज़ेह तरीके से कह रही हूँ कि प्रेपोजिशंस को समझने के लिए कोई एज सच बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, ये इडियोमेटिकली मुहावरतन इस्तेमाल होते हैं। तो बेहतर यही है कि इनके बारे में रैंडमली आप पढ़ लें और इनके यूज़ करने को आप प्रैक्टिस करें। अच्छा, उसके बाद इन टाइम और ऑन टाइम। अब कई बार जो है ना वो बड़ी कंफ्यूजन होती है, कई बार जो है वो ये सवाल आता है कि इन टाइम और ऑन टाइम का फ़र्क क्या होता है। तो लेट्स होप कि आप लोगों के जहनों में भी कभी यही सवाल उठा होगा कि कुछ लोग इन टाइम यूज़ करते हैं, कुछ ऑन टाइम यूज़ करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है और क्या दोनों ठीक हैं या फिर गलत हैं। इन टाइम वाले कह रहे होते हैं तुम ऑन वाले को तुम गलत कह रहे हो, ऑन वाले इन वाले को कह रहे होते हैं तुम गलत कह रहे हो। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या ठीक है क्या गलत। इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ। we'll have to hurry if we want to be in time for the show. अर्ली इनफ का मतलब कि थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रख के, थोड़ा सा टाइम से पहले, ठीक है। लेट से कि आपको किसी ने कहा 7:30 इवेंट स्टार्ट हो जाएगा,
तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप 7 बजे, लेट से आप 7 बजे पहुंच गए हैं, अनलाइकली ऑफ द पाकिस्तानीज के वो 7 बजे पहुंचे, बट लेट्स होप, आई कैन ओनली प्रे के हमारे मुल्क के अंदर ये आदत कोई डेवलप हो जाए। सो 7:30 अगर किसी ने कहा और अगर वो 7 बजे पहुंच गया तो वो ये कह सकता है कि आई वॉज इन टाइम फॉर द शो, यानी कि मैं थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रखकर वहां पर पहुंच गया। ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम या ऑन शेड्यूल। द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन का टाइम था, लेट से 9 बजे का था, वो पूरे 9 बजे ही टेक ऑफ कर गया। तो इन टाइम और ऑन टाइम के यूजेज का फर्क है। इन टाइम का मतलब क्या है, आई रिपीट माई सेल्फ, कि आप थोड़ा सा टाइम का मार्जिन रख के किसी जगह पर आप पहुंच जाएं, यानी कि जो उसका टाइम शेड्यूल्ड है, लेट से 7:30 है, आप 7 बजे, 7:15 बजे पहुंच जाएं। लेकिन अगर ऑन टाइम कहेंगे, इसका मतलब क्या है, 7:30 है तो आप 7:30 ही पहुंचे हैं। Other uses of in. We can use in for the time it takes to complete something. I did the crossword in 5 minutes. कोई चीज़ अगर किसी टाइम में जो है ना, टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल हो जाए तो फिर, और मुकम्मल भी हो जाए, यानी कि कोई आपको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, टाइम लिमिट दी जा रही है और आपने उसके अंदर वो चीज़ कंप्लीट भी कर ली है, तो फिर आप in यूज़ कर सकते हैं। I did the crossword in 5 minutes. We can also use in for a future time measured from the present. Your photos will be ready in an hour. अब अगर आपने प्रेजेंट टाइम में, लेट से आपने तस्वीरें उतरवाई हैं और आपने जो है ना फोटोग्राफर से पूछा है कि व्हेन विल माय फोटोज बी रेडी, तो वो आपको आगे से क्या जवाब देगा, योर फोटोज विल बी रेडी इन एन आवर। अब लेट्स इमेजिन कि आपने सुबह के 10-11 बजे ये तस्वीरें उतरवाई हैं, 11:30 तक आपने तस्वीर उतरवा ली, 11:30 बजे आपने जब सवाल पूछा तो 11:30 बजे आपके फोटोग्राफर ने ये स्टेटमेंट दी, यानी कि 11:30 के रेफरेंस के हिसाब से 12:30 बजे आपको आपकी फोटोज मिल जाएंगी। तो इन एन आवर का मतलब जिस टाइम पर ये जुमला बोला जा रहा होता है उस टाइम के रेफरेंस के हिसाब से आगे आने वाला 1 घंटा। अगर कोई कह सकता है योर फोटोज विल बी रेडी इन एन आवर या इन 2 आवर्स या इन 3 आवर्स, तो उसका भी मतलब वही है कि जिस टाइम पर वो बोला जा रहा है उस पॉइंट के रेफरेंस के हिसाब से आगे आने वाला 1, 2 या 3 घंटे। इन, ऑन एंड एट टाइम, यूनिट 120 एंड 121 ये दोनों से रिलेटेड है। तो लाइक आई सेड कि ये कुछ चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो ये आपको रेपिटेशन भी होगी, इंटर रिलेटेड भी होंगी। बुक अपने सामने रखें, कोई चीज़ अगर समझ नहीं भी आती, वीडियो आपके पास मौजूद है, आप इसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में से कोई चीज़ मिस नहीं होगी। Okay, to refer to one point in time, use the prepositions in, at, and on. Use in with the parts of the day, not specific times, months, years, and seasons. तो उसके अंदर वो हमें बता रहा है कि इन जो है ना वो हम दिन के कुछ हिस्सों के साथ यूज कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो है ना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि इन टाइम यानी कि कोई थोड़ा सा मार्जिन रख के, तो रफली वो राउंड अबाउट जो रफ एस्टिमेट होता है बेसिकली इन, उसके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, मंथ्स, ईयर्स या सीजन्स। ही रीड्स इन द इवनिंग। अब इवनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली हम नमाज के हिसाब से टाइम लेते हैं कि असर से लेके मगरिब तक का, कई बार कुछ लोग इशा तक का टाइम इवनिंग का समझते हैं, तो वो कोई 3-4 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर कोई घंटा स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन द इवनिंग का मतलब कि उन 3-4 घंटों के अंदर अंदर ही कोई एक्टिविटी होगी। द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर। अब दिसंबर का मंथ बता दिया गया, लेकिन दिसंबर की डेट नहीं बताई या उसका हाफ नहीं बताया कि फर्स्ट हाफ में जो है ना वो ज्यादा कोल्ड होता है या सेकंड हाफ में। शी वॉज बॉर्न इन 1996, इधर भी यही है, ईयर बता दिया गया लेकिन ये नहीं बताया कि मंथ और डेट कौन सी है। वी रेक लीव्स इन द फॉल। रेक जो है ना खास किस्म का एक टूल होता है जो कि इस्तेमाल होता है, आगे से उसके ब्रश लगे होते हैं, ब्रश तो नहीं मतलब स्टील के जो है ना आप कह लें कि उसके दांत से ही बने हुए होते हैं, थोड़े से गोल होकर, तो वो पत्ते जो है ना वो उनको उठाने का काम करते हैं। सो वी रेक लीव्स इन द फॉल। फॉल
ऑब्वियसली वो ऑटम को रेफर करने के लिए खज़ां के मौसम बहार मौसम खज़ां को रेफर करने के लिए फॉल इस्तेमाल होता है। तो मौसम खज़ां जो है ना वो कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, जितनी देर भी रहता है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं उसने बताया कि कौन से दिन में या कौन से हफ्ते में हम खज़ां के हम लीव जो हैं वो उनकी रेखिंग करते हैं। यूज एट विद द टाइम ऑफ अ डे, ऑल्सो यूज एट विद नून, नाइट एंड मिडनाइट। अब जहां पर स्पेसिफिक टाइम का रेफरेंस आ जाता है दिन के दौरान, या फिर नून है, नाइट है, मिडनाइट है, तो फिर हम एट यूज करते हैं। जहां पर भी एग्जैक्ट टाइम का जो है ना रेफरेंस दिया जाता है तो उसके साथ एट यूज होता है। आई गो टू वर्क एट 8, ही ईट्स लंच एट नून, नून का मतलब एन 12 बजे। शी ऑफन गोज फॉर अ वॉक एट नाइट। अब रात का टाइम जो है वो अंडरस्टूड है, इस वजह से एट यूज किया जाता है। दे गो टू बेड एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब कि रात के 12 बजे, वही मिडनाइट कंसिडर होता है। यूज ऑन विद डेज, जब आप दिनों का जिक्र कर रहे हैं तो तब आप ऑन यूज करते हैं। आई वर्क ऑन सैटरडेज, ही डज लॉन्ड्री ऑन वेंसडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन वेंसडेज, ऑन थर्सडेज, ये दिनों के साथ आप ऑन यूज करते हैं। टू रिफर टू एक्सटेंडेड टाइम यूज द preposition since, for, by, during, from, to, from, until, with and within। अब for और since ये आप अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं अपने स्कूल में तो इनसे आप वाकिफ होंगे कि सिंस और फॉर जो है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सिंस जो है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस एग्जैक्ट टाइम पर कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, उसको आप यूज करते हैं। फॉर ज्यादातर ड्यूरेशन को रेफर करता है। सो आई हैव लिव्ड इन मिनियापोलिस सिंस 2005। अब उसका कहने का मतलब क्या है कि 2005 में वो वहां आ गया था और अभी तक वो वहां रह रहा है, यानी कि वो वहां से अभी आगे शिफ्ट नहीं किया। ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 वीक्स, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए वो टोरंटो गया है, यानी कि उसके बाद वो 3 हफ्ते के बाद वो वहां से चला जाएगा। शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6, बाय 6, 6 बजे तक जो है ना वो, यानी कि जिस टाइम पर ये बोला गया है तब से लेके 6 बजे तक उस दौरान में वो काम खत्म कर लेगी। ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द समर यानी कि गर्मी के महीने जितनी देर रहते हैं उस दौरान में वो पार्ट टाइम काम करता है। आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम जनवरी टू जून, यानी कि जनवरी की स्टार्टिंग से लेकर जून के एंड तक इंक्लूसिव, यानी कि जून के सारे दिन और जनवरी के सारे दिन और बीच में जितने महीने बन रहे हैं वो सब। दे आर इन स्कूल फ्रॉम अगस्त अंटिल मई, यानी कि अगस्त की स्टार्टिंग से लेकर मई के एंड तक वो स्कूल में है। शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर वो ग्रेजुएट कर जाएगी, उससे ज्यादा का अरसा नहीं लगेगा। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं इनसे आपको इनका यूजेज वाजे हो जाना चाहिए कि सिंस जो है ना आप यहाँ देख रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम 2005 आ रहा है। अब नॉर्मली आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर सिंस कब से मैं रह रहा हूँ, अभी रहना एक्शन बंद नहीं हुआ है इसलिए सिंस यूज हुआ। फिर ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 वीक्स, विल बी फ्यूचर आ गया, फॉर 3 वीक्स, 3 वीक्स के लिए। आप इसके अंदर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो ये कैसे होगा, ही हैज लिव्ड इन टोरंटो, या फिर ही हैज बिन लिविंग इन टोरंटो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा तो ही हैज बिन लिविंग इन टोरंटो फॉर 4 years, ठीक है, वो अभी तक रह रहा है और कॉन्टिन्यूसली ये काम चल रहा है। सो यूनिट 121 फॉर, सिंस, अगो एंड बिफोर। अब पिछले हमने स्लाइड में इससे रिलेटेड हमने फॉर और सिंस की डिस्कशन कर ली थी, तो अब हम इस स्लाइड के अंदर अगो और बिफोर की डिस्कशन करेंगे। अगो विद द पास्ट, वी कैन यूज द एडवर्ब अगो टू टॉक अबाउट अ पास्ट टाइम मेजर फ्रॉम द प्रेजेंट। वही प्रेजेंट के टाइम के रेफरेंस के साथ हम पास्ट के बारे में बात करें तो उसके लिए हम अगो यूज करते हैं। आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट 6 months अगो, जिस टाइम पर ये बोलने वाला इस एक्शन के बारे में हमें बता रहा है, लेट से कि उसने आपको कल बताया है, तो कल की डेट के रेफरेंस से 6 महीने पहले जो है ना उसने ये काम कर लिया है,
तो उसने क्या कहा, आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट 6 months अगो। विकी रोट टू द कंपनी वीक्स अगो। अब वीक्स का तो उसने अंदाजा यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन जिस टाइम पर ये बताया जा रहा है उस टाइम के रेफरेंस से काफी हफ्ते पहले विकी ने कोई एक्शन किया। तो उसी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट के बारे में है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको गुजरे हुए कल में बता रहा था कि आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट 6 months अगो, तो इसका मतलब कि जिस दिन आपको वो बता रहा था उससे 6 महीने पहले वो ये काम कर चुका था, वो काम एंड हो चुका था। वी पुट अगो बिफोर द फ्रेज ऑफ टाइम। सो उसके अंदर उसने हमें बताया कि फ्रेज ऑफ टाइम और क्या है। हैव यू सीन एमा, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, येस जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। अब उसके अंदर जो मिनट्स है या वीक्स है या मंथ्स है, ये टाइम का फ्रेज है, तो इस वजह से अगो हम यूज करते हैं। Before with the past perfect. We use before not ago with the past perfect. Past perfect tense जब आता है तो उसमें आप before use करते हैं, ago use नहीं करते। I bought a car in August. I passed my driving test 3 months before. अगस्त में उसने कार खरीदी और कार खरीदने से भी 3 महीने पहले उसने अपना जो ड्राइविंग टेस्ट था वो क्लियर कर लिया हुआ था। Vicky finally received a reply to the letter she had written weeks before. ठीक है, विक्की को फाइनली लेटर का जवाब मिल गया और उस जवाब के मिलने से काफी हफ्तों पहले जो है ना वो विक्की ने ये लेटर जो था वो लिखा था। During or while, by or until, as or like, यूनिट 122। सो ड्यूरिंग और while आप कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग आप यूज करते हैं वो preposition in की तरह है। So during is a preposition like in. It comes before a phrase like a meal or the night. I often read during a meal. It happened during the night. During a meal यानी कि जितनी देर वो खाना कोई ना कोई खा रहा होता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कोई भी जो है ना या सपर है, वो अगर खा रहा होता है तो उसके दौरान जो है वो रीडिंग करता है। इट हैपन ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, रात बड़ी लंबी होती है, 8 घंटे की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है। तो ड्यूरिंग द नाइट यानी कि रात के किसी भी टाइम, ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। आई ऑफन read while I'm eating. Kindly excuse me for the spelling, ये typing error है, ये यहाँ पर read है। I often read while I'm eating. Were there any phone calls while I was out? While is a linking word like when. It comes before a clause. I often read while I'm eating है, ये when की तरह है। अब अगर इसको हम when में कन्वर्ट करें तो ये कैसे होगा? When I'm eating, I often read. तो अब वो उसके अंदर मतलब क्या है कि जब मैं खाना खाता हूँ तब मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ। Were there any phone calls while I was out? अब इसको अगर जुमले में आप करें तो या फिर सवाल में ही करें तो ये कैसे होगा? When I was out, were there any phone calls? तो वो आपको यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस सेंस में आप when यूज करते हैं तो उसी सेंस में आप while यूज करते हैं। फर्क कहाँ आता है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। अब मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दी है, क्यों दी है? ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि when किस सिचुएशन में यूज होता है। अब आप देखें कि मैंने बाद वाला फ्रेज उठा के पहले कर दिया। When I'm eating, I often read. When I was out, were there any phone calls? Question mark. अब इसके अंदर when और while का फर्क यही है कि while जो है ना वो सेंटेंस के मिड में आ सकता है। इसके बाद आप देखें कि मैं अक्सर पढ़ता हूँ जब मैं खाना खाता हूँ। अब उल्ट करेंगे तो जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं अक्सर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फर्क आ जाएगा। By or until. Trevor will be home by 6:30. The post should be here by now. He'll be at work until 5:30. We won't have another holiday until next summer. Until का फर्क जो है वो बड़ा माइनर सा है, ठीक है, दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप देखें उन्होंने आपको क्या बताया कि हम by the time और until जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं क्लॉज से पहले। जैसे यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक रफ सा एस्टिमेट है, ठीक है। बाय जब आप यूज करते हैं
तो इसमें एक थोड़ा सा रफ एस्टिमेट आ जाता है, ट्रेवर विल बी होम बाय 6:30, तो तब तक ट्रेवर जो है ना वो हो सकता है आ जाए, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अनटिल के साथ थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि उस पॉइंट तक उस एक्शन को कंप्लीट हो जाना चाहिए। देयर वॉज नो फूड लेफ्ट बाय द टाइम वी अराइव, यानी कि जब तक वो घर पहुंचे तो तब तक जो खाना नहीं बचा था। इसमें हम अनटिल भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाय द टाइम और अनटिल जो है दोनों थोड़ा सा टाइम की स्ट्रिक्टनेस को जाहिर करते हैं, जबकि बाय जो है उसके अंदर टाइम की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस मौजूद नहीं होती। सो ड्यूरिंग और वाइल, अब हम ये इसका सेक्शन सी हम डिस्कस करने लगे हैं, एज लाइक एंड एज इफ। ये यूनिट 122 का ही सेक्शन है। शी वर्क्स एज अ मॉडल, शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल। इन दोनों में क्या फर्क है? एज अ मॉडल उसकी ऑक्यूपेशन, जॉब या फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। लाइक के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है। जब हम कहते हैं ही वर्क्स एज अ डॉक्टर या ही वर्क्स एज एन इंजीनियर, इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्यूपेशन डॉक्टर या इंजीनियर का है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई जो है ना शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल, इसका मतलब ये नहीं कि वो फैशन मॉडल है, सिर्फ ये आपको कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि उसमें और फैशन मॉडल में ये थोड़ी सी चीज कॉमन है कि वो फैशन मॉडल की तरह ड्रेसअप करती है। We can also use as or like before a clause. We drive on the left here as or like you do in Britain. तो clause क्या है? You do in Britain. इससे पहले भी हम as या like यूज कर सकते हैं, जैसे कि उर्दू में कैसे कहेंगे कि हम यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जैसा कि आपके ब्रिटेन में होती है। We also use as with verbs of speaking and knowing. For example, say, no, expect. अब ये जो verbs हैं say, no, expect, इनके साथ हम as use कर सकते हैं। As I said before, I'm sorry. Rachel arrived late as we expected. जैसा कि मैंने पहले कहा, I'm sorry. अब इसके कहने का मतलब उसका क्या है कि जैसे उसने पहले भी सॉरी कहा और वो दोबारा भी सॉरी कह रहा है। रेचल अराइव्ड लेट एज वी एक्सपेक्टेड, जैसा हमने तवक्को की थी तो वही हुआ कि रेचल लेट आई। वी यूज एज इफ बिफोर अ क्लॉज टू से हाउ समथिंग सीम्स। टॉम लुक्स रियली ऑफुल, ही लुक्स एज इफ ही इज बीन अप ऑल नाइट। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी रात जागता रहा है। अब इसके अंदर अंदाजा है, जहां पर अंदाजा हो तो वहां पर आप एज इफ इस्तेमाल करते हैं। Nick can be a difficult person. He sometimes behave as if he is the only one with problems. As if. तो वो कभी ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वाहिद वो ही है जिससे दुनिया में मसले हैं और किसी को नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन और नाउन के यूजेज की, यानी कि प्रेपोजिशन के साथ नाउन जो है वो किस तरीके से आता है। तो ये यूनिट 123 से रिलेटेड है। ए पार्ट के अंदर कुछ यूजफुल फ्रेजेस दिए गए हैं। अब ये इसके अंदर कोई ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी इसे एक बार पढ़ जरूर लें। पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशन कौन से नाउन के साथ यूज किया जाता है। वे एंड एंड, इसको डिस्कस करते हैं। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब ड्यूरिंग द जर्नी, इन द वे ब्लॉकिंग द वे। अब आप देखें एक प्रेपोजिशन के चेंज करने से उसका मीनिंग ही बदल जाता है। ऑन द वे का मतलब क्या है? सफर के दौरान। इन द वे, रास्ते को ब्लॉक करना। आई एम ड्राइविंग इन टू टाउन, आई गेट सम पेट्रोल ऑन द वे। मैं इस वक्त कस्बे में सफर कर रहा हूँ, रास्ते में से मैं कुछ पेट्रोल खरीद लूंगा। इन द वे का क्या एग्जाम्पल है? वी कुडंट गेट पास बिकॉज देयर वॉज अ पार्क्ड कार इन द वे। हम आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि रास्ते में एक गाड़ी पार्क थी, यानी कि उस गाड़ी ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। इन द एंड, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कोई चीज किसी प्रोसेस से गुजरती रही हो और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन द एंड शी चोज अ लॉन्ग ब्लू ड्रेस। आपकी जो है ना वो बुक के अंदर एक लंबा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी के साथ का। पहले वाला हिस्सा क्या है? इट टुक क्लेयर आवर्स टू डिसाइड, यानी कि पहले हिस्से में बताया जा रहा है कि क्लेयर को डिसाइड करते हुए घंटों गुजर गए। इन दी एंड शी चोज अ लॉन्ग ब्लू ड्रेस, तो आखिरकार उस लंबे प्रोसेस के बाद उसने ब्लू ड्रेस चूज किया। एट द एंड व्हेन समथिंग स्टॉप्स, वी ऑल लेफ्ट क्विकली एट द एंड ऑफ द मीटिंग।
ठीक है। सो जब एक चीज होना बिल्कुल रुक जाए तो जिस पॉइंट पर रुके तो उसके पॉइंट को आप रेफर करके कहेंगे एट द एंड। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वी यूज बाय विदाउट अ और द आर्टिकल, यानी कि अ और द के बगैर हम बाय यूज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल वी डिसाइडेड टू गो टू ब्रसल्स बाय ट्रेन। अब यहाँ पर आप बाय द ट्रेन या बाय अ ट्रेन नहीं कहेंगे, आप बाय ट्रेन कहेंगे। क्यों? आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं, आप जरिया बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगे। So we can also use in and on. For example, it will be quicker to go in the car. इन द कार आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन द कार जो है जाहिर सी बात है चारों तरफ से बंद होती है और आप उस नाउन के अंदर मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसलिए इन द कार यूज हुआ। ठीक है। अगर आपने कहना है कि जी हमने जमीनी रास्ता इख्तियार किया, हम रोड से गए, तो आप क्या कहेंगे? बाय रोड। Note that on foot means walking. For example, we came all the way on foot. अब अगर आपसे कोई पूछे कैसे आए तो आप ये कह सकते हैं I came on foot। इसका मतलब क्या है कि मैं चलता हुआ आया, मैं पैदल आया। ओके, तो यहाँ पर जो बाय ट्रेन है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि बाय एयर ट्रैवलिंग है, ठीक है, या बाय रोड है, तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें बताता है। यूनिट 124 नाउन प्लस preposition, फॉर एग्जाम्पल ट्रबल विद। अब ये हर यूनिट के अंदर जो हैं वो डिफरेंट नाउन preposition नाउन का पहले में 123 में बताया गया। ऑन हॉलीडे उसका एग्जाम्पल दिया गया। अब यहाँ पर नाउन के बाद आने वाले preposition के बारे में बात की जा रही है। पहले आपने डिस्कस किया कि preposition के बाद आने वाला नाउन, अब हम डिस्कस करेंगे नाउन के बाद आने वाला preposition। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में एक लंबा सा जो है वो पैसेज दिया हुआ है, एक स्टोरी दी हुई है अबाउट अ प्रिजन एस्केप। अब टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं वो पूरा पढूं, आप उसके एग्जांपल्स पे फोकस करें कि सम नाउन्स कैन हैव अ preposition आफ्टर देम। यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिखा है PREP कैपिटल में, इसका मतलब है preposition। नाउन्स विद preposition आफ्टर देम, कुछ नाउन्स के बाद जो है वो preposition आता है। फॉर एग्जाम्पल way of answer to interest in. So the preposition often has a phrase with a noun after it. So preposition जो है ना वो अक्सर उसमें कोई ना कोई phrase होता है with a noun after it. The answer to the problem. फिर उसके बाद their interest in drama. And the preposition can sometimes have an ing form after it, a way of escaping their skill at trampolining. So कई बार noun के बाद जो है वो preposition भी आ सकता है। पार्ट में से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर से चंद मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप यूजेस देखें कि कौन से नाउन के साथ कौन सा preposition इस्तेमाल होता है। योर एबिलिटी इन मैथ्स, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, योर ओपिनियन ऑफ द फिल्म, अ बिलीफ इन गॉड, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अ लैक ऑफ मनी, हैविंग ट्रबल विद माई टीथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो आप देखेंगे कि कुछ नाउन्स के साथ स्पेसिफिक prepositions होते हैं और वो एज इट इज ही आते हैं। एबिलिटी इन, ऑल्टरनेटिव टू, अटैक ऑन, एटीट्यूड टू या टूवर्ड्स, बिलीफ इन, कॉज ऑफ, कॉस्ट ऑफ, डैमेज टू। तो ये ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ उनका चोली दामन का साथ होता है। तो कुछ नाउन्स के साथ कुछ prepositions वही आने होते हैं, उनके अलावा और कोई prepositions नहीं आते, खास तौर पर जब आपने उनको एक स्पेसिफिक सेंस में ही इस्तेमाल करना हो। जब आप बिलीफ की बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हें खुदा पर यकीन है, उर्दू में हम यही बात करते हैं, इंग्लिश में वो इन बन जाता है, बिलीफ इन गॉड। फिर इस चीज की मिसाल क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, की मिसाल एग्जाम्पल ऑफ। तो जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हम उर्दू को इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश को आसानी से समझने के लिए, लेकिन आप हैवीली डिपेंड नहीं कर सकते हैं उर्दू के ऊपर इंग्लिश को समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों टोटली मुख्तलिफ जुबानें हैं और ये मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करती हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस सी connection, difference, increase or reduction, etc. One thing has a link with another. एक चीज का दूसरे के साथ जो है वो कोई लिंक हो, a connection with another crime,
अ कनेक्शन विद अनदर क्राइम, और दूसरे में कहा गया लिंक बिटवीन टू थिंग्स। अब बज़ाहिर तो दोनों देखने में एक जैसी नज़र आते हैं, लेकिन जो है ना, ये इतनी कोई ज़्यादा सिंपल बात नहीं है। क्योंकि अगर पहले एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कनेक्शन विद अनदर क्राइम, यानी कि एक का दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, पर ज़रूरी नहीं दूसरे का पहले के साथ रिलेशनशिप हो। जब हम कनेक्शन बिटवीन द टू क्राइम्स कहते हैं, यानी कि दोनों का जो मिलता जुलता रिलेशनशिप है या मिलता जुलता कनेक्शन है, वो दोनों का इक्वल लेवल पे है। उसी तरह एग्जांपल दिया गया द रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्यू एंड एमा। अब ये वो पॉइंट है जहां पर थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बिटवीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैथ्यू और एमा दोनों इक्वल लेवल पर हैं, और उन दोनों के दरमियान इक्वल लेवल के रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो कि टू वे है, मैथ्यू से एमा की तरफ और एमा का मैथ्यू के साथ। तो ये दोनों का रिलेशनशिप गिव एंड टेक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अ कनेक्शन विद अनदर क्राइम, यानी कि क्राइम नंबर 1 का क्राइम नंबर 2 के साथ कनेक्शन, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह रहे कि क्राइम नंबर 2 का क्राइम नंबर 1 के साथ जो है वो कोई कनेक्शन है। So I hope I have made sense and you have tried to understand it. We use in before the thing that increases or decreases and of before the amount. कोई चीज़ के बारे में अगर हमने बताना हो कि वो उसमें increase या decrease हो रहा है, तो हम उससे पहले in use करेंगे, और अगर amount है, पैसे लिखे गए हैं, तो हम of use करेंगे। An increase or rise in the price. An increase or rise of 10 pounds. A reduction or fall in the number of unemployed, a reduction or fall of 3%। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि प्राइस या नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है, बेसिकली ये जो है ना, वो नंबर्स नहीं है या न्यूमेरिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप न्यूमेरिक्स आ गए, यानी कि नंबर्स आ गए 10 पाउंड या फिर 3%, तो वहाँ पर आप ऑफ यूज़ करते हैं, और जहाँ पर आप जनरल बात कर रहे हैं, कीमत हो गई, क्वांटिटी हो गई, या फिर नंबर ऑफ पीपल हो गया, तो वहां पर आप इन यूज करते हैं। डी में वो कह रहा है नीड और विश के साथ क्या करें। नीड, विश और रिक्वेस्ट कैन हैव फॉर आफ्टर देम, यानी कि नीड, विश और रिक्वेस्ट वाले जो नाउन्स हैं उनके साथ फॉर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड फॉर मोर हाउसेज, there was no demand for the product। so need, wish और request ऐसे nouns हैं कि जिनके साथ आपको for use करना होता है, और भी nouns की लिस्ट दी गई है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब adjectives जो हैं उनके बाद कौन सा preposition आता है। फॉर एग्जाम्पल adjective है proud, तो उसके साथ preposition आएगा of। यूनिट 125 इसको डिस्कस करेगा। So some adjectives can have a preposition after them. For example, angry with, tired of, late for. Preposition often has a phrase with a noun or pronoun after it. So preposition adjective के बाद आने वाला जो preposition होता है, उसके बाद अक्सर phrase आता है जिसके बाद noun या pronoun आता है। Annoyed at the way you behave, late for the game, angry with me। So prepositions can sometimes have ing form after it, tired of talking to myself। ये basically कुछ मिलता जुलता है आपके पीछे जो है ना, वो noun और preposition वाले हिस्से से। फिर feelings की जहां पर बात आती है, some examples of adjective plus preposition which are to do with feelings। यहाँ पर example दिया गया afraid of the dark, fed up with waiting, shocked at or by the violence, I'm sorry about the mistake, the winner was pleased with himself। तो उसके बाद उन्होंने जो है मजीद एग्जाम्पल्स भी दी हैं। तो ये फीलिंग्स से रिलेटेड जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, और इनके साथ आने वाले आप प्रेपोजिशंस को नोट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फेड अप विद वेटिंग है कि फेड अप एज इट इज यूज होता है। आप अगर कहें अप भी आ रहा है और विद भी आ रहा है, तो ये दोनों क्यों आ रहे हैं? तो वजह यह है कि फेड अप जो है तंग पड़ जाना, किसी चीज से उकता जाना, फेड अप एज इट इज ही इस्तेमाल होता है। इसको आप एक ही चीज कंसिडर करें, फिर इसके साथ इसकी मुनासबत से हमेशा इसके साथ विद आता है। आई एम फेड अप विद योर बिहेवियर। ओके, सी के अंदर बात करते हैं गुड और बैड। गुड और बैड के जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ कौन से प्रेपोजिशन आते हैं, उसके साथ आता है इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स एबिलिटी, तो आप एट यूज करते हैं।
good at tennis, brilliant at crosswords, bad at games. अगर कोई किसी की ability किसी काम में कम है या ज़्यादा है, वो उस काम में good है या bad है, तो फिर आप उसके साथ at use करते हैं. To talk about something that makes you healthy or ill. अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ किसके लिए कितनी नुकसानदेह या कितनी फ़ायदेमंद है, तो फिर गुड उस वाले गुड और बैड के साथ आप फॉर यूज करते हैं. ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू. ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं. मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको जो है वो पता चल जाए. ये देखें, ये दो एग्जाम्पल्स हैं. ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू. तो कोई चीज़ अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो गुड फॉर, और अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो बैड फॉर. और अगर जो है ना आप किसी काम में अच्छे हैं, गुड एट मैथ्स, गुड एट इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसके बाद गुड एट साइंस, गुड एट आर्ट्स, ये स्किल्स आ जाती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर आप गुड एट या बैड एट लगाते हैं. फिर उसके बाद दूसरे कोई एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो वो भी उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हैं. अकस्टम्ड का मतलब है आदी हो जाना, अकस्टम्ड टू द नॉइज, फिट फॉर वर्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ बिजनेस, यूज्ड टू द ट्रैफिक, प्रिपेयर्ड फॉर, फुल ऑफ. अब आप देखें, अकस्टम्ड के साथ टू है, फिट के साथ फॉर है, यूज्ड के साथ टू है. तो ये सारे वो चीजें हैं जो कि आपको कोई रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, पर आप इनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखते रहेंगे. प्रेपोजिशनल वर्ब्स की बात करते हैं. इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया किस तरह के प्रेपोजिशनल वर्ब्स होते हैं. वेट फॉर, वेट जो है वो वर्ब है और उसके साथ आ रहा है प्रेपोजिशन फॉर. यूनिट 126 के अंदर इससे रिलेटेड बात की गई है. इंट्रोडक्शन में वो आपको क्या कह रहे हैं कि एक प्रेपोजिशनल वर्ब इज अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. ऑब्वियसली प्रेपोजिशनल वर्ब मैंने अभी आपको बताया, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज बिफोर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो preposition हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आता है. आई एम वेटिंग फॉर यू, द डॉग बिलोंग्स टू आवर नेबर्स. यहाँ पर यू और आवर नेबर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं और इससे पहले हमेशा preposition आता है. फॉर और टू आप देख रहे हैं. सो बेसिकली ये जो preposition है ये verb के साथ उसकी मुनासबत से आता है. क्वेश्चंस के अंदर हु आर यू वेटिंग फॉर, क्वेश्चंस के अंदर जो preposition है वो क्वेश्चन के एंड पर चला जाता है. हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो. Verbs with different prepositions. I'm looking at these photos. I'm looking for my ticket. अब इन दोनों की सेंस के अंदर क्या फ़र्क है. Looking at these photos का मतलब कि फिजिकली वो तस्वीरों की तरफ देख रहा है. I'm looking for my ticket. I can't find it anywhere. Looking for का मतलब क्या कि वो ढूंढ रहा है. सम कॉमन prepositional verbs. अब बहुत कॉमन prepositional जो verbs हैं वो भी दिए गए हैं, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. जो चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो क्या है. वी डू नॉट नॉर्मली यूज अ preposition आफ्टर दीज verbs. तो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात बजाय आप ये याद रखें कि किसके साथ जो है ना वो कौन सा preposition आता है, आप ये याद रखें कि कौन से verbs के बाद preposition नहीं आता. तो उसमें आपकी बुक में लिस्ट दी गई है, मैंने यहाँ भी लिख दी है. आंसर, अप्रोच, कंट्रोल, डिमांड, एंटर, एक्सपेक्ट, लीव, रीच, रिक्वेस्ट. इस लिस्ट को याद रखें कि सिर्फ ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ preposition नहीं आता, तो बाकी वर्ब्स की टेंशन खत्म हो जाएगी. उनके लिए आपने ये करना है कि आपने एग्जांपल्स को बार बार पढ़ना है कि केयर के साथ फॉर आता है, अप्रूव के साथ ऑफ आता है, एग्री के साथ विद आता है, लाफ के साथ एट आता है. सी के अंदर अबाउट, ऑफ एंड टू. अब ये वाले जो prepositions हैं इनकी क्या स्टोरी है. वी कैन यूज अबाउट आफ्टर मैनी verbs. सो वी डू नॉट यूज अबाउट आफ्टर डिस्कस. तो वो आपको आपकी बुक में क्या कह रहा है कि अबाउट जो है हम बहुत सारे वर्ब्स के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस के बाद आप अबाउट यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि डिस्कस का जो वर्ब है वो ऑलरेडी पूरी कहानी बयान कर देता है. वी डिस्कस द प्रॉब्लम. सो आप कभी भी नहीं कहते वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. ठीक है, अब हमेशा यही कहेंगे वी डिस्कस द प्रॉब्लम. डिस्कस इन इटसेल्फ ही बता देगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम. हमने जो है ना गुफ्तगू बारे में की.
किसके? मसले के बारे में। हमने मसले के बारे में गुफ्तगू की, ये ऐसे डबल हो जाएगा। सो डिस्कस ऑलरेडी हमें बता रहा है कि किसी चीज के बारे में ही डिस्कशन हो रही है, अबाउट यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आई वुड नेवर टेल यू अ लाई, आई वुडंट ड्रीम ऑफ इट, आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम। अब ये जो दो हैं कि आई नेवर टेल यू अ लाई, आई वुडंट ड्रीम ऑफ इट, तो उसमें ये मुहावरतन कह रहा है। उसके कहने का मतलब क्या है कि मैं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है और मेरे लाशऊर में भी नहीं है, मैं कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कभी झूठ बोलूं। आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम। नेवर हर्ड ऑफ हिम का मतलब है कि मैं उसको नहीं जानता। सवाल पूछा गया हु इज रॉन मेसन, तो आगे जवाब मिला आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम। आगे आ जाते हैं अपोलोजाइज, कंप्लेन, टॉक और राइट। तो ये वाले जो वर्ब्स हैं इनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू माई सिस्टर, या फिर आगे जो है ना वो आ जाएगा वी टॉक टू नटाशा अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। फिर हम फोन के बाद कभी टू यूज नहीं करते। अब यहाँ पर आप कहेंगे फोन के बाद टू क्या मतलब? ब्रिटिश कल्चर में किसी को कॉल करना, फोन कॉल करना, अमेरिकन कल्चर में कहा जाता है कि आई कॉल्ड यू या आई वॉज कॉलिंग यू। हमारे कल्चर में भी कहा जाता है जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि आई वॉज कॉलिंग यू या आई कॉल्ड यू। ब्रिटिश कल्चर में जो फोन है, हम फोन तो समझते हैं ना, जो फिजिकली हमारे हाथ में पकड़ा जाने वाला या टेबल पे रखा जाने वाला जो पीटीसीएल है, वो फोन है। लेकिन ब्रिटिश कल्चर में फोन करने का जो एक्ट है उसको भी फोन कहा जाता है। सो आई एम फोनिंग द ऑफिस, इसका मतलब अमेरिकन कल्चर में क्या होगा? आई एम कॉलिंग द ऑफिस। तो उसका मतलब एक ही है। तो इस सेंस में जब आप फोन को यूज कर रहे हैं, फोनिंग द एक्शन ऑफ कॉलिंग समवन, तो उसके बाद आप टू यूज नहीं करते। इवन जो कॉल वाला है उसके साथ भी आप टू यूज नहीं करते। आई वॉज कॉलिंग यू, आप कभी भी ये नहीं कहते आई वॉज कॉलिंग टू यू। यूनिट 127 में हम बात करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के बारे में कि वर्ब और ऑब्जेक्ट आए तो फिर आप प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्प्लिट करके बताया गया है। वी कैन यूज सम वर्ब्स इन द स्ट्रक्चर, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन। पीपल एडमायर क्लियोपैट्रा, ठीक है। तो अगर आप इतना ही सेंटेंस लें तो आगे आपको अगर प्रेपोजिशन लगाना है तो कौन सी चीज जहन में होनी चाहिए? जैसा आपका वर्ड होगा उस हिसाब, वर्ब होगा उस हिसाब से आपका प्रेपोजिशन आएगा। जैसे पीछे आपने जो है वो डिस्कस किया है प्रेपोजिशनल वर्ब्स, यानी कि वर्ब जैसा होता है उसके साथ प्रेपोजिशन भी वैसे ही आता है। अगर आप यहाँ क्लियोपैट्रा के ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करें तो एडमायर के साथ हमेशा फॉर ही आता है और प्रोटेक्ट के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है। पीपल एडमायर क्लियोपैट्रा फॉर हर ब्यूटी, तो यहाँ पर जो फॉर है वो एडमायर की वजह से आ रहा है क्योंकि एडमायर के साथ हमेशा फॉर यूज होता है। द ट्रीज प्रोटेक्ट द गार्डन फ्रॉम द विंड, सो प्रोटेक्शन हमेशा फ्रॉम समथिंग दी जाती है। सो द ट्रीज प्रोटेक्ट द गार्डन फ्रॉम द विंड। इन द पैसिव द preposition comes after the verb। अब ये जो हमने डिस्कस किया था ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस थे। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। कई बार सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं होता। क्लियोपैट्रा वॉज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी। अब यहाँ आप देखें कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब बीच में ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसका आसान हल ये है कि आप वर्ब पर फोकस करें कि वर्ब क्या है। और अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। सो क्लियोपैट्रा वॉज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी, पैसिव के अंदर जो है इस तरीके से लिखना आसान है क्योंकि जब आप वर्ब लिखेंगे तो आपको फौरन से जो है ना अंदाजा हो जाएगा कि एडमायर के साथ फॉर आएगा। अबाउट, ऑफ एंड टू, यहाँ पर मैं बी वाला इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि ये तमाम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो आप इनको आराम से तसल्ली के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। ये सेम पैटर्न पर दिए गए हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन है। तो आपने जिस चीज पर फोकस करना है वो क्या है? देखें, टॉम अक्यूज निक ऑफ चीटिंग। आप देखें कि अक्यूज और ऑफ को बोल्ड में किया गया है, मतलब क्या? वो चाह रहे हैं आपको बताएं कि अक्यूज के साथ ऑफ आता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन while reading the B part. Excuse me. C part, about, of and to.
अबाउट, ऑफ और टू जो prepositions हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अबाउट आता है टेल और टास्क आस्क के साथ। डिड आई टेल यू अबाउट माई ऑपरेशन, ठीक है। और आस्क योर ट्रैवल एजेंट अबाउट चीप फ्लाइट्स, तो अबाउट जो है ना वो आता है टेल और आस्क के साथ। विद इन्फॉर्म वी कैन यूज अबाउट और ऑफ। फॉर एग्जाम्पल यू शुड इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट या ऑफ द डिसीजन। सो इन्फॉर्म के साथ अबाउट और ऑफ दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। असाइन वार्न मोटरिस्ट अबाउट और ऑफ द डेंजर, तो वार्न के साथ जो है ना वो अबाउट और ऑफ दोनों आ सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। रिमाइंड के साथ क्या है, एमा रिमाइंडेड मी अबाउट माई अपॉइंटमेंट, एमा रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर। अब यहाँ पर जो preposition है उससे सेंटेंस की सेंस बदल जाती है। पहले सेंटेंस में एमा रिमाइंडेड मी अबाउट माई अपॉइंटमेंट, यानी कि एमा ने मुझे अपॉइंटमेंट के बारे में याद करवाया। एमा रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर, मुझे एमा को देखकर अपनी बहन की याद आती है, यानी कि उसकी बहन की तरह उसको एमा लगती है। राइट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन समथिंग, और उसके साथ आएगा टू अ पर्सन, यानी कि राइट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन जो वर्ब्स हैं उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद हम टू लगाएंगे। आई हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द कंपनी। अब आप यहाँ देखें कि रिटन है तो वो वर्ब है। रिटन या डिस्क्राइब, अब आप इसको डिस्क्राइब कर दें, आई हैव डिस्क्राइब्ड या आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो हर सूरत में आपने ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ जाता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने फोकस करना है कि वर्ब पे। वर्ब क्या है, रिटन है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, तो उसके साथ टू ही आएगा। I've written several letters to the company. The woman described her attacker to the police. So today we are done with all the prepositions और हमने सारे यूनिट्स डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट 118 से लेकर यूनिट 127 तक। और कोशिश मेरी यही थी कि मैं ये तमाम की तमाम जो यूनिट्स हैं उनको कवर कर दूं। और कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हुआ है कि आप पेपर्स भी सॉल्व करवा दें या वो कर दें, तो आई एम सॉरी बट वो चीज़ मैं कमिट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कि बिकॉज आई एम बिजी विद सम अदर थिंग्स ऑल्सो, और साइड बाय साइड मेरे अपने लेक्चर्स और क्लासेस और ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आई वुड लाइक टू इनकरेज माई स्टूडेंट्स के वो थोड़ा खुद भी एफर्ट करें। वाई, बिकॉज यू आर BA स्टूडेंट्स, यू आर नॉट स्कूल स्टूडेंट्स के आपको स्पून फीडिंग की जाए, तो थोड़ा सा खुद कुछ चीज़ों को रिसर्च करके उसे खुद भी आपस में डिस्कस करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा आपकी लर्निंग तब भी होती है जब आप एक दूसरे से अपना कोई सीखा हुआ काम छुपाने की बजाय एक दूसरे के साथ डिस्कशन में बैठकर उसको डिस्कस करें, तो बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्लियर हो जाते हैं। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। बाकी इंटरनेट भी मौजूद है, छोटे छोटे सवाल आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। सो दिस लेक्चर हैज फॉर्मली एंडेड। आई विल वेरी सून इंशाल्लाह अपलोड द लेक्चर रिलेटेड टू द लिंकिंग वर्ड्स, और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गैट वर्ड्स पर मैं कोई लेक्चर नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत इजी हैं, उसमें आपने उनकी लिस्ट और उसके मीनिंग्स और उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है आपने सिंपली वही देखना है, उसके अंदर एज सच कोई और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस लेक्चर हैज़ फॉर्मली एंडेड। अल्लाह हाफिज़।